हेलो टू एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह सभी और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट, इस क्लास को आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में एक बार शेयर कर दें, जिससे कि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो चलिए गाइज, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल क्विट को हम लोग देख लेते हैं। सफलता उन्हीं काम को करने से मिलती है, सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन काम को करने का मन नहीं करता। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। और इसी मोटिवेशनल क्विट के साथ है जो हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं सौरमंडल को। यह हमारा दूसरा टॉपिक है सौरमंडल, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे। तो सौर मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कौन कौन से सवाल हैं जो सौर मंडल से पूछा जाता है इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को सौर मंडल से एक भी सवाल है जो किसी भी एग्जाम में न छूट सकेगा। और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो वह सभी क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। मैं उस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है जो मैं आप लोगों को एक पार्टिकुलर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, सौर मंडल के बारे में हम लोग जानते हैं। कथा सौर मंडल कहते हैं किसको? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन यही है हमारा डिफिनीशन कि सौर मंडल कहते हैं किसे? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय जो पिंड हैं उसके समूह को सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है। किसका प्रभुत्व है? यानी सौर मंडल में सूर्य है जो पूरे इसका मुखिया रहता है, क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। ठीक है, सौर मंडल का 99.99 भाग है जो सूर्य में निहित है, और सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। ठीक है, यानी जितने भी ब्रह्मांड है उस सभी में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हमारा सूर्य है, यानी कि सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत ही हमारा क्या है? सूर्य है। इसीलिए प्लेनेमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। ठीक है, सौर मंडल में प्लेनेनस एक है जो सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। तो सौर मंडल में कौन कौन से भाग लेते हैं? तो ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और जितने भी आकाशीय पिंड हैं उन सब मिल के है जो सौर मंडल का निर्माण करता है। और सौर मंडल का है जो मुखिया कौन होता है? तो वह सूर्य होता है। तो हम लोग सूर्य के बारे में देखेंगे, यानी सन के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो सन यानी सूर्य, सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? तो सौर मंडल का प्रधान सूर्य होता है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ठीक है, हम लोग जिस जगह पर रहते हैं उसका नाम है दुग्ध मेखला मंदाकिनी, और यहाँ से जो सूर्य दूर है वह कितना है? तो 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि एक प्रकाश बराबर कितना किलोमीटर के बराबर होता है। कहता है यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिन में व ध्रुवीय भाग 35 दिन में एक घूर्णन करता है। ठीक है, सूर्य, ठीक है, कह रहा है क्या कि
यह दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। कौन कर रहा है? तो सूर्य कर रहा है। और इसका जो परिक्रमण काल है, जो दूध मेखला के केंद्र के चारों ओर, वह एक बार में घूमने में जो समय लगाता है वह 25 करोड़ वर्ष यानी कि 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मस ईयर्स कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, सूर्य कैसे घूमता है? तो सूर्य है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, अपने अक्ष पर। इसका मध्य भाग है जो 25 दिन में, और ध्रुवीय भाग है जो 35 दिन में घूर्णन करता है। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखिएगा कि सूर्य किधर से किधर घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य है जो सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है सूर्य? तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन है जो 71%, हीलियम है 26.5% एवं अन्य तत्व है 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग है इसको हम लोग क्रोड कहते हैं, जिसका तापमान 1.5 गुना 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर एक एग्जाम का कि बताइए सूर्य के जो तापमान है यानी सूर्य के क्रोड का तापमान है वह कितना डिग्री सेल्सियस है? तो 1.5 गुना 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान है जो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताइए सूर्य के क्रोड का तापमान कितना है? तो 1.5 गुना 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस, और सतह के तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है संशय, कहता है हैंस बेथ ने बताया, एक वैज्ञानिक हैं यानी कि हैंस बेथ, जिसने बताया कि 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्या है? तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, यानी कि जो हाइड्रोजन अणु है वह हीलियम में चेंज होते रहता है और हीलियम है जो हाइड्रोजन में चेंज होते रहता है। इसीलिए सूर्य का जो केंद्र है यानी कि ऊर्जा का स्रोत है वह होता है नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर कहते हैं। जो सूर्य का दीप्तिमान सतह उसको प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहलाता है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। ठीक है, जो प्रकाश मंडल है वह किनारे पर प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, जो सूर्य का वायुमंडल है यानी कि जो सूर्य का वायुमंडल है वह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, इसी को वर्णमंडल कहा जाता है। यह लाल रंग का होता है। ठीक है, तो जो सूर्य का वायुमंडल है वह किस रंग का होता है? तो वह लाल रंग का होता है, जिसे हम लोग वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को सूर्यक्रीट यानी कि कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो हम लोग को दिखाई देता है तो वह कोरोना यानी कि सूर्यक्रीट दिखाई देता है। यह सूर्य का बाहतम परत है। सूर्यक्रीट एक्स रे उत्सर्जित करता है। क्या है? जो सूर्य यानी कि कोरोना है वह कौन सा रे उत्सर्जित करता है? तो एक्स रे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। ठीक है, एक्सरे को क्या कहा जाता है? तो सूर्य को मुकुट कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है क्या कि सूर्य का मुकुट कौन सा किरण को कहते हैं? तो एक्सरे किरण को कहते हैं जब वह सूर्य ग्रहण के समय छोड़ता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति करता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य है जो कहाँ से प्रकाश की प्राप्ति करता है? तो किरीट से प्राप्ति करता है। और सूर्य का उम्र कितना है? तो 5 बिलियन वर्ष है। कितना है सूर्य का उम्र? तो 5 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण है उसको देख लेते हैं। कहा गया कि प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता जब स्टार्टिंग पीरियड पर ज्योग्राफी लिखी जा रही थी, भूगोल लिखा जा रहा था, तो उस समय पर पृथ्वी को ही संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड यानी कि क्लैसिकल बॉडीज विभिन्न क्लस्टर बॉडीज करते थे, जो कक्षाओं यानी ऑर्बिट में करते थे। इसे भू केंद्रीय सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी को केंद्र मानकर सभी ग्रहों को इसको चारों तरफ घुमाने के सिद्धांत को भू केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं, यानी कि जियोसेंटेनरी थ्योरी कहा गया। इसका प्रतिपादन है जो मिस्र यूनान के खगोल शास्त्री क्लाइडमिस टॉलमिस के द्वारा दिया गया।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है बीपीएससी में कि बताइए भू केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो मिस्र के जो प्रसिद्ध यूनानी शास्त्री खगोल शास्त्री थे क्लॉडियस टॉलमी, इन्होंने 140 ईस्वी में भू केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने 1473 से 1543 ईस्वी के बीच में यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। कौन है? सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व का ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट यहां से बनता है। एक है क्या? तो एक बनता है भू केंद्रीय सिद्धांत, तो भू केंद्रीय सिद्धांत है जो टॉलमी के द्वारा दिया गया, और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है जो किसके द्वारा दिया गया? तो यह जो सिद्धांत है सूर्य केंद्रीय कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कब? तो 16वीं शताब्दी में दिया गया था। टाइक्रोवेव के सहायक जोहानसन केपलर ने 1571 से 1630 ईस्वी के बीच ग्रहीय कक्षाओं के नियम की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना। ठीक है, यानी केपलर ने भी किसको माना? तो ब्रह्मांड का केंद्र तो सूर्य को ही माना, और उसने क्या किया? तो ग्रह के कक्षा की खोज किया था। ठीक है, माना। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरुआत में जाकर हमारी मंदाकिनी दूध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य की मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। ठीक है, कहता है केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। केपलर के द्वारा ही यह सर्वप्रथम बताया गया कि जो सूर्य के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग हैं वो कैसा मार्ग है ग्रह का? तो वृत्ताकार मार्ग है, दीर्घवृत्ताकार। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है जो लगभग 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो लगा समय है वह 8 मिनट है, यानी कि 16.6 सेकंड का समय लगता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में लगता है? तो 8 मिनट में, यानी कि 16.6 सेकंड में पहुंच जाता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरिलियसिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियसिस कहा जाता है। तो यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको दोनों नाम दे देगा, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियोलिस। तो उत्तरी ध्रुव तो बोरेगा, यानी कहाँ बोरेगा? तो बोरियोलिस में बोरेगा, और दक्षिणी ध्रुव तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियोसिस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जाकर डूब जाएगा। कहता है सूर्य के धब्बे, यानी सूर्य में बीच में क्या है? एक धब्बा है। सूर्य के धब्बे के चलते हुए गैसों के खोल है का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी सूर्य के धब्बे का जो तापमान है वह कितना? आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। ठीक है, यानी सूर्य के धब्बे का जो एक पूरा चक्र है वह कितने वर्ष का होता है? तो 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। ठीक है, यानी कि जब काला धब्बा दिखाई देगा यानी झंझावात उत्पन्न करेगा, इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जब कब? तो जब सूर्य में काला धब्बा दिखाई देता है तब। कहता सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। ठीक है, सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। ये पॉइंट है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है सूर्य हमारी पृथ्वी से? तो बस 13 लाख गुना बड़ा है दोस्तों। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। ठीक है, पृथ्वी को जो सूर्य के ताप है उसका कौन सा भाग मिलता है? तो 2 अरबवां भाग मिलता है। समझिए, अगर पूरा भाग मिलता तो हम लोग को जला देता, लेकिन कितना भाग मिल रहा है? तो 2 अरबवां भाग मिल रहा है। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो मध्यरात्रि का सूर्य कौन सा देश में दिखाई देगा? तो नॉर्वे में दिखाई देता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे सौर मंडल के पिंड। सौर मंडल में कौन कौन से पिंड हैं इसके बारे में जानेंगे। तो कहता अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU की प्राग सम्मेलन
2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूदा पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला एक परंपरागत श्रेणी, दूसरा बौने ग्रह और तीसरा सौरमंडलीय ग्रह पिंड। तो जो परंपरागत ग्रह हैं वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। बौने ग्रह में प्लूटो और चेरॉन सेरस 2003 यूबी 313 को रखा गया और लघु सौरमंडलीय पिंड में धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे खगोलीय पिंड को रखा गया। तो आपको पीसीएस का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि बताइए परंपरागत ग्रह कौन है। तो जो हमारा परंपरागत ग्रह है वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। और बौने ग्रह कौन कौन है? तो प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 यूवी 313 ये सब हैं जो बौने ग्रह के रूप में आता है। और लघु सौरमंडलीय पिंड किसको कहेंगे? तो धूमकेतु, उपग्रह व अन्य छोटे जो खगोलीय पिंड हैं इसको लघु सौरमंडलीय पिंड कहा जाएगा। ग्रह के बारे में कह रहा है, तो ग्रह के बारे में जान लेते हैं। कहता है ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। यानी ग्रह कहते हैं किसको, वह कैसे ग्रह कहलाएगा उसके बारे में कह रहा है। कुछ शर्त बताया गया है, उसके अनुसार वह ग्रह कहलाएगा। तो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है ग्रह उसको कहेंगे जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। दूसरा, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल्ड स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरा, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई। यह जो परिभाषा है ग्रह की, यह प्राग सम्मेलन 2006 में तय की गई थी। ग्रहों के इस परिभाषा के आधार पर यम यानी कि प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटाकर 8 रह गई है। तो पहले जो परंपरागत ग्रह थे इनकी संख्या कितना था? तो 9 था, इसलिए हम लोग नवग्रह की पूजा भी करते थे। लेकिन अब प्राग सम्मेलन 2006 में जब हुआ तो इसमें से यम यानी प्लूटो को हटा दिया गया, इसलिए अब परंपरागत ग्रहों की संख्या कितना रह गया? तो 8 रह गया। कहता है यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भाग में विभाजित किया गया, ठीक है। ग्रहों को भी 2 भाग में विभाजित किया गया है। एक है पार्थिव या आंतरिक ग्रह और दूसरा है बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह। तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं? जिसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑफ इनर प्लेनेट। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पार्थिव ग्रह कौन कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के जैसा ही दिखाई देने वाले ग्रह को पार्थिव ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। तो कौन कौन सा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है जिसको पार्थिव ग्रह कहा गया है। सूर्य वह क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, ठीक है। यह जो ग्रह है किसके किसके बीच स्थित है? तो सूर्य व क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बीच स्थित है, इसीलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के बहुत निकट हैं। ये चट्टान से बने हैं, यानी कि जो पार्थिव ग्रह हैं किससे बने हैं? तो चट्टान से बने हैं। और दूसरी बात यह है कि ये सूर्य के बहुत निकट हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा बृहस्पति या बाह्य ग्रह, यानी कि जुवेन और आउटर प्लैनेट। तो आउटर प्लैनेट किसे हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है, यानी कि आउटर प्लैनेट कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं, ठीक है। आउटर प्लैनेट जो सूर्य से बहुत दूर रहे और बहुत बड़ा आकार के होता है इसे आउटर प्लैनेट कहा जाता है। ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं, ठीक है। जो आउटर प्लैनेट है या किससे बना है? तो गैस और तरल पदार्थ से मिलके बना है। मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र क्या है? तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन ये भी आ रहा है पीसीएस में कि बताइए कौन कौन से ग्रह हैं, जोड़ा लगाइए कौन कौन से ग्रह को हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि 5 ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा? तो आकार के अनुसार यानी घटते क्रम में हम लोग देखेंगे तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति, इसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है। और जो सबसे छोटा ग्रह है वह है हमारा बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया और सबसे छोटा ग्रह कौन हो गया? तो बुध हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको सजाने के लिए देता है कि आकार के अनुसार ग्रह का क्रम क्या होगा घटते क्रम में। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति, उससे बाद बड़ा ग्रह है शनि, यानी उससे छोटा शनि से छोटा अरुण है, अरुण से छोटा वरुण है, वरुण से छोटा पृथ्वी है, पृथ्वी से छोटा शुक्र है
और शुक्र से छोटा क्या है तो मंगल है, और मंगल से छोटा क्या है तो बुध है, या आप लोग याद रखिएगा। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है जो शनि है, इसके बाद वरुण अरुण का नंबर आता है, इसके बाद बृहस्पति है, नेपच्यून है, मंगल है और शुक्र है। ये सब घनत्व में बढ़ते क्रम में आपको दर्शाया गया है। तो पीसीएस, यूपीएससी और यूपी पीसीएस और जितने बीपीएससी के क्वेश्चन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को शेयर भी करते रहिएगा गाइज बीच बीच में, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हम लोग देख लें। तो सूर्य से दूरी के अनुसार जब ग्रहों का क्रम देखेंगे तो सबसे नजदीक सूर्य के नजदीक स्थित ग्रह है बुध है, इसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण, यूरेनस एवं वरुण, नेपच्यून, यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध और सबसे दूर का स्थित ग्रह है जो कौन है तो वरुण है, यह आप लोग याद रखिएगा। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम हम लोग देख लेते हैं। तो द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है, तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह बुध है, इसके बाद मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, अरुण है, वरुण है, शनि है और बृहस्पति, यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाली ग्रह बुध है। ठीक है, जो न्यूनतम द्रव्यमान वाली ग्रह है वह है बुध, और अधिकतम द्रव्यमान वाली ग्रह है जो हमारा क्या है तो यह बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, यह आप लोग याद रखिएगा, यह बढ़ते क्रम में सजाया गया। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम हम लोग देख लेते हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज्यादा तेजी में परिक्रमा सूर्य के परिक्रमा करता है बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। जो इसी तरह से जिस तरह से ग्रह का ऑर्डर है उसी तरह से जो परिक्रमण काल भी इन लोगों का है, तो आप लोग याद रखिएगा सजाने के देता है। नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है कि परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। तो परिभ्रमण में बृहस्पति सबसे तेज दौड़ परिभ्रमित करता है, शनि है, वरुण है, अरुण है, पृथ्वी है, मंगल, बुध और शुक्र, यानी इस क्रम में आप लोग याद रखिएगा। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर जो ग्रहों का क्रम है बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज्यादा झुका है शुक्र, उसके बाद है बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, बढ़ते क्रम में तो सबसे कम झुकाव लिया हुआ है शुक्र, बृहस्पति है, बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, वरुण है और अरुण है, यानी एक अपने अक्ष पर झुके हुए हैं। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एक परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम यानी कि क्लॉक वाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व यानी कि एंटी क्लॉक वाइज है। अब हम लोग जानते हैं जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध, उसके बारे में, यानी बुध को कहते हैं मरकरी। तो मरकरी यह सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, बुध है जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी सबसे सूर्य के सबसे नजदीक का स्थित ग्रह कौन है तो वह है हमारा मरकरी यानी कि बुध है, जो सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। कहता है यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी बुध के पास है जो एक भी उपग्रह नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। और यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है बुध का, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, यानी बुध में है जो चुंबकीय क्षेत्र का होना है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा कर लेता है बुध, अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह बताया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती है। बुध पर दिन बहुत गर्म और रात बहुत बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा कि जो बुध है इसका तापांतर सबसे अधिक है, कितना है तो 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रह है सूर्य के नजदीक को वह है हमारा शुक्र यानी कि वीनस। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है तो वह है हमारा वीनस यानी शुक्र है, जो सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज चक्रण करता है। कौन तो शुक्र।
इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा बृहस्पति, जिसको कहते हैं जुपिटर। तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो वह है हमारा बृहस्पति यानी कि जुपिटर। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा यानी सबसे कम, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में बृहस्पति को कितना वर्ष लगता है? तो 12 वर्ष लगता है। ठीक है, और ये अपने अक्ष पर घूम जाता है कितना देरी में? तो 10 घंटे में घूम जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 1,000वां भाग है। ठीक है, बृहस्पति का द्रव्यमान है जो सूर्य के द्रव्यमान का किमा भाग है? तो 1,000वां भाग है। इसके उपग्रह गैनीमेड है जो पीले रंग का, जो सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का है, जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट हमारा ग्रह है वह है मंगल यानी मार्स। मंगल ग्रह के बारे में है कि इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, मार्स ग्रह को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है यानी कि लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। किस कारण मंगल ग्रह का रंग लाल है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। ठीक है, मंगल पर है जो पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। तो इसका कक्षीय तल है जो 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, मंगल का जो कक्षीय तल है 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तित होता है। ठीक है, क्या होता है कि यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षीय तल है जो 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। कहाँ? तो मंगल पर। तथा इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। ठीक है, यानी कि जो दिन का मान होता है मंगल का वह पृथ्वी के समान है, और अक्ष का झुकाव भी। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है। यानी मंगल अपनी धुरी पर कितना एक चक्कर कितना समय में लगाता है? तो 24 घंटे में लगाता है। इसके 2 उपग्रह, एक है फोबोस, दूसरा है डीमोस। ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन का समय लगता है। मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 687 दिन का लगता है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिक्स मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, ओलिप्स मेसी और निक्स ओलंपिया कौन से ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। मार्स ओडेसी नामक जो कृत्रिम उपग्रह है, यह मंगल पर बर्फ छात्रों और हिमस्थित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। ठीक है, मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से। इसीलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर गोल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उससे वातावरण का अध्ययन कर रहा है। ठीक है, यानी मंगल पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV-C-25 के जरिए प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्षयान भेजा है। नेक्स्ट जो है सौर मंडल का ग्रह है वह है हमारा शनि। कहता है यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि है जो आकार में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली, वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि है जो आकाश में कैसा दिखाई देता है? तो पीले तारे के जैसा दिखाई देता है। इसके वलयों की संख्या 7 है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। ठीक है, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है टाइटन, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज है जो 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन
हाइजोनन ने की थी, ठीक है। टाइटन की खोज किसने की थी? तो डेनमार्क के खगोल शास्त्री हैं क्रिश्चियन हाइजोनन, इसके द्वारा किया गया। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। तो पूछेगा कौन सा ऐसा है पृथ्वी के जैसा स्वयं खगोलीय पिंड, तो वह है टाइटन, जिसका खुद का वायुमंडल है, यानी शनि का है। कहता है फोबे नामक शनि की उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, ठीक है। फोबे है एक उपग्रह का नाम है शनि का, जो इसकी कक्षा में विपरीत दिशा में घूमता है और परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है अरुण यूरेनस। कहता है यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यूरेनस का तापमान कितना है? तो 215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज है जो 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण की खोज किसके द्वारा की गई यूरेनस की? तो विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। कब? तो 1781 में किया गया। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सॉन है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो अरुण है इसके वलयों की संख्या यूरेनस के कितना है? तो 9 है, जिसमें 5 गो इसका जो वलय है उसका नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इपल्सन है, ठीक है। तो यह आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। यानी जो अरुण है कैसे घूमता है? तो दक्षिणावर्त घूमता है, और अन्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अब बाकी जो ग्रह हैं किधर से किधर घूमते हैं? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, वामावर्त घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यूरेनस है, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। क्या है? यूरेनस का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? तो टाइटेनिया है, आप लोग याद रखिएगा। और लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो यूरेनस को कहते हैं। नेक्स्ट है वरुण, जिसको बोलते हैं नेपच्यून। कहता है इसकी खोज है जो 1846 ईस्वी में किया गया। नेपच्यून की खोज कब किया गया? तो 1846 ईस्वी में किया गया। जर्मन खगोलज्ञ हैं जॉन गाले ने की थी, ठीक है। जर्मन खगोलज्ञ हैं जॉन गाले, इनके द्वारा है जो वरुण नेपच्यून का खोज किया गया था। कब? तो 1846 में। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। वरुण है जो सबसे दूर स्थित ग्रह है खगोलीय व्यवस्था में। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रह में ट्राइटन प्रमुख है, ठीक है। यानी वरुण का जो सबसे प्रमुख उपग्रह है उसमें कौन है? तो ट्राइटन है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी। सॉरी गाइस। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्ष तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्द में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्ष तल से 66.5 डिग्री में के कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और अपने कक्ष तल पर कितना? तो 66.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए है। तो इस मैप से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं पृथ्वी के कक्षा तल पर लंब किस तरह से है। तो कह रहा पृथ्वी के कक्षा तल पर लंब, यानी कि हम जब एक गोला लेते हैं, यानी कि वृत्त लेते हैं, तो बीचों बीच से हम जब डायामीटर लेते हैं और उसको हम जब 90 के स्केल पर काटते हैं, तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो एक है जो 23.5 डिग्री के कोण, यह उत्तरी ध्रुव यानी कि अक्ष पर उत्तरी ध्रुव, और पृथ्वी का एक कक्ष तल है, कर्क रेखा ये हमारा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, और ये क्या है हमारा? तो ये मकर रेखा हो गया, और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो पृथ्वी कुछ हमारा इसी तरह से है, और इस तरह से झुकाव लिए हुए है, ठीक है। तो आप ग्लोब देखिएगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और उसका कक्षा तल है जो आपको दर्शाया गया है यहाँ पे। तो कह रहा कि यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, ठीक है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है जिस पर जीवन है। कहता है इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। कहता है इसकी विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है, ठीक है।
यानी जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास का अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर है। विषुवतीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर है। जबकि ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है और दोनों के बीच में है जो 43 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी का औसत व्यास है जो 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने की। तो पृथ्वी का जो औसत व्यास है यह इसकी गणना किसके द्वारा किया गया, तो इरेटोस्थनीज के द्वारा। और कितना बताया गया, तो 12,742 किलोमीटर बताया गया। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, जो सूर्य है इससे पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व यानी कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति के कारण दिन रात होता है। तो दिन रात किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के दैनिक या घूर्णन गति के कारण होता है। और अपने अक्ष पर कितना किलोमीटर प्रति घंटा से घूम रहा है, तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है जो अपने अक्ष पर घूम रहा है। ठीक है, किधर से किधर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। यह आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में है जो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगभग लगता है। लगभग यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का मध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इसी परिक्रमा को पृथ्वी का वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष किसे कहेंगे, तो पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में जो लगा समय है उसको सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। जो प्रत्येक सौर वर्ष है वह कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष मनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। ठीक है, कहता है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण व सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है पीसीएस में, बताइए पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण ऐसा संभव होता है। ठीक है, और वार्षिक गति किसका, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है जो गति करता है। नेक्स्ट है, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। कैसा है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी तो ये शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी में पर जल है उपस्थित इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रकाशमान सेंचुरी है। ठीक है, सूर्य के बाद जो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है वह है प्रकाशमान सेंचुरी, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। नोट है, 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ यानी कि IAU की प्राण चेक गणराज्य बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो को ग्रहों होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। तो यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है साइरस। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है एवं सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। तो जो डॉग स्टार है सर्वाधिक चमकीला तारा है और साइरस या डॉग स्टार है जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और सूर्य से दुगने द्रव्यमान का है। नेक्स्ट है हमारा मून, चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। तो शांति सागर यानी सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो चंद्रमा पर स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में दिखाई देता है। ठीक है, जो चंद्रमा का पिछला भाग है वह कैसा दिखाई देता है, तो वह अंधकार में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिबर्टीज पर्वत
है जो 35,000 फीट यानी कि 10,668 मीटर। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है जो चंद्रमा का जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, यानी चंद्रमा का पर जो लिबर्टी पर्वत है इसकी ऊंचाई कितना है, तो 35,000 फीट यानी कि 10,668 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, जो चंद्रमा पर है। और चंद्रमा है को ही जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। कितना दिन में पूरा करता है, पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा 57% भाग को देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा कितने परसेंट भाग को देख सकते हैं, तो 57% भाग को हम लोग देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान है जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। ठीक है, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। और चंद्रमा का व्यास कितना है, तो चंद्रमा का व्यास है 3480 किलोमीटर। आप लोग याद रखिएगा, नोट पॉइंट है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी है जो कितना है, तो 3,84,365 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चंद्रमा। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि है जो 29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड लगाता है। इसी समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। साइनोडिक मास या चंद्रमास किसे कहते हैं, तो 12 घंटे यानी 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट और 2.8 सेकंड में जो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है तो इसी को चंद्रमास या साइनोडिक मास कहा जाता है, यानी महीना कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 सही 1/2 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। यानी 27 सही 1/2 दिन यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। एक नक्षत्र मास में कितना दिन कितना घंटे कितना सेकंड होता है, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.6 सेकंड होता है एक नक्षत्र मास में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। यानी जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं उसमें सौर सूरज और चंद्रमा के शक्ति का अनुपात की बात किया जाए तो 11:5 के अनुपात में लगता है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी। ठीक है, चंद्रमा कितना पुराना है, जितना पृथ्वी पुराना है उतना ही पुराना चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा है जो 460 करोड़ वर्ष पुराना है। इस चट्टान में टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया गया है। ठीक है, चंद्रमा के जो चट्टान है उसमें कौन सा चीज अधिक पाया गया है, तो टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया गया है। सुपर मून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। ठीक है, सुपर मून किसे कहते हैं, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। इसे पेरिज फुल मून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो पेरिज फुल मून। तो पेरिज फुल मून या सुपर मून किसे कहते हैं, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। तो कोई भी वस्तु जब नजदीक में रहता है तो ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई पड़ता है, तो सुपर मून। एक होता है ब्लू मून। कहता है ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाएगा। ब्लू मून किसे कहेंगे, तो एक ही माह में जब 2 पूर्णिमा हो जाएगा तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो उसको हम लोग ब्लू मून के नाम से जानेंगे। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कहता है इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिन से कम होना। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2022 ईस्वी में 2 पूर्णिमा 2 व 31 अगस्त को देखे गए। इनमें से 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो ब्लू मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था। वर्ष 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा ब्लू मून
31 मार्च को हुआ था, ठीक है। तो अभी हाल ही में कौन सा ब्लू मून वर्ष मनाया गया है, तो 2018 मनाया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पॉइंट है, कर सी ऑफ ट्रंकुलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था, उसी को कहा जाता है सी ऑफ ट्रंकुलिटी। अब हम लोग देख लेते हैं बौने ग्रह को। तो बौना ग्रह में कौन कौन आता है, तो यम यानी प्लूटो। तो IAU ने इसका नया नाम क्या रखा है, तो 1,34,340 रखा है, जिसका क्लॉड टामाबो ने 1930 ईस्वी में खोज किया था। यम का खोज कब किया गया था, तो 1930 ईस्वी में खोजा गया था। किसके द्वारा, तो क्लॉड टामाबो के द्वारा खोजा गया। और यम का नया नाम कुछ 1,34,340 रखा गया। किसके द्वारा, तो IAU के द्वारा। अगर 2006 ईस्वी की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह के श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। यम ग्रह को ही श्रेणी से निकाले जाने का कारण क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, तीसरा वरुण की कक्षा को काटना। तो यही इसके कारण है जो यम ग्रह को निकाला गया। सेरस, इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। सेरस की खोज किसने किया, तो इटली के जो खगोल शास्त्री हैं पियाजी, इनके द्वारा किया गया था। और IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा, ठीक है। किसको जाना जाएगा, तो सेरस जो उपग्रह है इसको संख्या 1 से जाना जाएगा, ठीक है। इसको भी बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है, ठीक है। जो बुध ग्रह है उसके व्यास का 1/5 भाग है। अन्य बौने ग्रह है चिरौन, जिसका अन्य नाम है 2003 में UV 313 यानी इरिस रखा गया है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये सारणी को देख लेते हैं। सारणी से आप लोगों को कुछ क्लियर हो जाएगा। कर आज सौर परिवार की जो प्रणाली है उसको देख लेते हैं। तो जो ग्रहों के नाम है वो दिया गया है, उसका व्यास कितना है, परिभ्रमण काल कितना है, परिक्रमण काल कितना है, उपग्रहों की संख्या कितना है और ग्रहों का रंग कैसा है। तो जो हमारा बुध ग्रह है इसका व्यास है कितना, तो 4878 किलोमीटर। और यह परिभ्रमण काल कितना है, तो 58.6 दिन का है। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल कितना है, तो 88 दिन का है। और इसके उपग्रहों की संख्या 0 है। इसका रंग कैसा है, तो चमकीला है गर्म होने के कारण। शुक्र, शुक्र का जो व्यास है 12,110 4 किलोमीटर है, ठीक है। और ये इसका जो है परिभ्रमण काल है 243 दिन है और परिक्रमण काल है जो 255 दिन है। इसके भी उपग्रहों की संख्या 0 है, ठीक है। और यह क्या है, कैसा, चमकीला होने के कारण, गर्म होने के कारण ये चीज है, यानी कि बुध का कोई रंग उंग नहीं है ये बताया गया है, लेकिन इसका चमकीला है गर्म होने के कारण, यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है ग्रह हमारा पृथ्वी। पृथ्वी का व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर से लेके 12,714 किलोमीटर। और इसका परिभ्रमण काल कितना है, तो 23.9 घंटा है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर है जो 365.26 दिन में पूरा करता है। और उसके उपग्रहों की संख्या कितना है, 1 है। और ये नीला जल के कारण दिखाई देता है। मंगल, मंगल ग्रह का व्यास है 6,796 किलोमीटर। और यह 24.6 घंटे में है जो इस अपने अक्ष पर घूम जाता है। और यह सूर्य की एक चक्कर है जो 687 दिन में पूरा करता है। इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है। और इसका लाल रंग है आयरन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है बृहस्पति। बृहस्पति का जो व्यास है वह है कितना, तो 1,42,984 किलोमीटर है। यह 9 घंटा 56 मिनट में है जो अपने अक्ष पर घूम जाता है। और 11 वर्ष 11 महीना में है जो सूर्य का एक चक्कर लगाता है। और इसके उपग्रहों की संख्या कितना है, 79 है, यानी कि 89 है, 79 है इसके ग्रहों की संख्या। और ये पीला दिखाई देता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। शनि, शनि का व्यास कितना है, तो 1,20,536 किलोमीटर है। और यह 10 घंटा 40 मिनट में अपने अक्ष पर घूम जाता है। और यह है जो सूर्य का एक चक्कर है जो कितना दिन में लगाता है,
तो यह 29 वर्ष 5 महीना में लगाता है और इसके जो उपग्रहों की संख्या है वह कितनी है, तो 82 है और इसका रंग काला दिखाई देता है नाइट्रोजन के कारण। अरुण अरुण ग्रह का जो व्यास है यह 51,118 किलोमीटर है और यह है जो 17 घंटा 14 मिनट में एक चक्कर घूर्णन यानी अपने अक्ष पर घूम जाता है और यह 84 वर्ष में है जो सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और इसका रंग हरा है मीथेन के कारण। वरुण वरुण का जो व्यास है 49,100 किलोमीटर है और 16 घंटा 7 मिनट में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। और 164.8 वर्ष में है जो यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और उपग्रहों की संख्या 14 है। हल्का नीला मीथेन के कारण यह दिखाई देता है। एनसीईआरटी क्लास 6 के अनुसार बृहस्पति एवं शनि के उपग्रहों की संख्या 53 दी गई है, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट लघु सौर मंडल पिंड कौन कौन से हैं? लघु सौर मंडल पिंड इसको देख लेते हैं। तो क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त यानी उत्पन्न करता है। इसी तरह का एक गर्त बना है लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कौन से क्षुद्र ग्रह को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो फोरबेस्टा को देख सकते हैं। धूमकेतु यानी कि कोमेट के बारे में जान लेते हैं। तो कहता है सौर मंडल के छोर पर बहुत से छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है जिसे धूमकेतु या पुछतल तारा कहते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जो धूमकेतु का जो पूंछ है वो हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देगा। हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। जो हेली नामक धूमकेतु है इसका परिक्रमण काल कितना है? तो 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, अगली बार 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है, ठीक है। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होता लेकिन फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उल्का पिंड यानी कि मेटर्स उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है, ठीक है, और लुप्त हो जाती है। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूलकण के कारण होते हैं। तो यह आप लोग याद रखिएगा कि उल्का पिंड क्यों दिखाई देते हैं। तो उल्का पिंड क्यों दिखाई देते हैं? तो उल्काएं क्षुद्र ग्रह के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूलकण के कारण दिखाई देते हैं। तो यह हमारा सौरमंडल समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध यानी पृथ्वी और उससे सूर्य का क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गाइज। तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी इस समय जुड़े हुए हैं वह सभी इस क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह सभी हमारे साथ जुड़ सके। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे गाइज, जिससे कि हमारा सभी क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पृथ्वी और उसका सौर संबंध। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास को देखना ना भूलिएगा और इस लिंक को है यानी कि इस क्लास को है जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम लोग लूसेंट का जो बुक है उससे आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी को करा रहे हैं। तो आप लोग इसे ऑडियो बेज के रूप में भी सुन सकते हैं और वीडियोज के भी रूप में देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।